तो शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग समझा था, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदा और बेचा जाता था, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्यों खरीदा बेचा जाता था? ताकि जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जो लोग फंड्स को बोरो करना चाहते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो पर्सन जिनको फंड, जिनके पास एक्सेस में फंड होता है और वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और एक वो पर्सन जो कि यहाँ पर फंड्स को बोरो करना चाहते हैं, जिनके पास फंड्स की कमी। क्लियर है? तो वो जो है फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से जो पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाता है, और जो पर्सन बोरो करना चाहता है वो बोरो कर पाता है। अब इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इसको इन्वेस्ट करना है, इसको बोरो करना है, इसको कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर आप एसेट भी कह सकते हो, उसका ट्रेड किया जाता है। जैसे कि ये जो बी पर्सन है, ठीक है, अगर इसे बोरो करना है तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू करता है, यानी कि सेल के लिए मार्केट में भेजता है। और इस पर्सन को इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करता है, इस इंस्ट्रूमेंट को खरीद लेता है, जिसके बदले में इसको पैसा पे करना पड़ता है, और ये पैसा किसके पास पहुंच जाता है, बी पर्सन के पास। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि इसने इन्वेस्ट कर दिया, इसकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और इसने बोरो कर लिया पैसा, ठीक है। अब बी जो है रेगुलरली इस पे इंटरेस्ट पे करता रहता है। अब आप लोगों को पता है कि फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट का सेगमेंट एक पर्टिकुलर लोगों के साथ जो है डील करता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल मार्केट में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए फंड चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, मनी मार्केट में जाएगा। तो मनी मार्केट क्या है, हमारे फाइनेंशियल मार्केट का ही एक पार्ट है, या फिर आप कह सकते हो फाइनेंशियल मार्केट की ही एक टाइप है, जहां पर शॉर्ट टर्म फंड जो है वो ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है, जहां पर लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और जहां से लोग जो है शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं। क्लियर है आपको? तो यहां पर देखो, मनी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो ट्रेड किए जाते हैं, जिनकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 साल से कम के लिए होती है। यानी कि अगर किसी पर्सन को 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो मनी मार्केट में जाकर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर किसी पर्सन को 1 साल से कम के लिए बोरो करना है तो वो जो है मनी मार्केट में जा सकता है। क्लियर आपको? तो शॉर्ट टर्म फंड्स ट्रेड किए जाते हैं मनी मार्केट में। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें ट्रेड किया जाता है? तो मेनली यहां पर देखो, कॉल ऑफ मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिनको मनी मार्केट में जो है ट्रेड किया जाता है। इनके बारे में हम आगे डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? तो हमारा आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पर मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, ताकि जो मनी मार्केट है वो अच्छे तरीके से काम करे, और जिन लोगों ने मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया है उसको किसी भी तरह का यहाँ पर लॉस ना हो। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। अब इसके यहाँ पर फंक्शंस क्या होते हैं? तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन देखो, जो बोरोइंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, यानी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जो लोग बोरो कर पाते हैं वो यहाँ पर बोरोइंग कर पाते हैं। क्लियर है? पर कंडीशन क्या है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म, 1 साल से कम के लिए। तो जो भी हमारे लेंडर्स हैं, जो बोरोवर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को, फंड्स की जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट उसको पूरा करता है हमारा मनी मार्केट। नेक्स्ट देखो क्या है, इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अब कैसे? तो यहां पर देखो, जो मनी मार्केट है वो क्या काम करता है, जिन लोगों के पास एक्सेस में फंड पड़ा हुआ है उस फंड्स को उठा के उन लोगों तक पहुंचाता है जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमारा इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, उनको पैसों की जरूरत है, काम करने के लिए पैसों की जरूरत है, ठीक है। जैसे ही इनको पैसे मिल जाते हैं ये अपना काम कर पाते हैं, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है, ठीक है, हमारे इन्वेस्टर का भी फायदा होता है। क्लियर आपको? नेक्स्ट देखो क्या है, सफिशिएंट फाइनेंस टू ट्रेड। अब जो हमारा ट्रेड डिपार्टमेंट जो मेनली ट्रेडिंग से डील करता है उसको भी कई तरह के यहाँ पर जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। उसमें से एक हमारा क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसकी हेल्प से जो हमारे ट्रेड करते हैं लोग, उनको फाइनेंस दिया जाता है, जिससे वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को कर पाते हैं और वो अपनी ग्रोथ यहाँ पर कर पाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इंप्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जो आरबीआई है जो वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसको इंप्लीमेंट करने में भी मॉनेटरी जो हमारा मनी मार्केट है वो यहाँ पर हेल्पफुल होता है। क्योंकि देखो, जो मनी मार्केट है ना वो मेनली ऐसे सिक्योरिटी से डील करता है जो कि हाईली लिक्विड होते हैं, यानी कि हम किसी भी टाइम उसको जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब आरबीआई का भी काम क्या है सॉरी, आरबीआई का क्या काम है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, तो वो जो है मनी मार्केट की हेल्प से उसे कंट्रोल कर पाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो डिमांड ऑफ हमारी यहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड्स की और जो सप्लाई है उसको इक्वल करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है। ना तो ज्यादा यहाँ पे डिमांड बढ़ने देता है ये शॉर्ट टर्म फंड्स की, ना ही सप्लाई बढ़ने देता है, ठीक है, उनको इक्वल जो है मेंटेन करके रखता है। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कि हमारा मनी मार्केट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो कि मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं? तो मेनली देखो हमने डिस्कस पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था, जो हमारा मनी मार्केट है उसमें पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, कौन पार्टिसिपेट करते हैं? जनरली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मेनली जो हमारी बैंक्स है, ठीक है, जो बैंक्स है वो यहाँ पर मनी मार्केट में जो है अपना रोल प्ले करती है, पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और दूसरी हमारी कंपनीज है, तीसरी हमारी क्या है, गवर्नमेंट। तो ये तीनों ही मेनली बात करेंगे, ये तीनों ही जो है वो मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, फंड्स को बोरो करते हैं, ठीक है, और फंड्स को लेंड करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो मनी मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन ऑर्गेनाइजेशन को जब भी फंड्स बोरो करने होते हैं, ठीक है, तो ये कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी। इशू का मतलब क्या? जिसको भी पैसा चाहिए, जिसे बोरो करना है पैसा, वो इंस्ट्रूमेंट को इशू करेगा, और जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो उस इंस्ट्रूमेंट को खरीद लेगा। क्लियर है? तो मेनली ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनीज और जो हमारी गवर्नमेंट है, ये डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो मनी मार्केट में इशू करती रहते हैं, जिससे वो फंड यहाँ पर रेज कर पाते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि ये कौन कौन से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। तो पहला देखो हमारा क्या है यहाँ पर, इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारे मेनली जो है वो बैंक्स आती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो बैंक्स हैं वो उनको जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैसे फंड यहाँ पर रेज कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वो इशू करते हैं। आप लोग को पता है कि जो बैंक्स है उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, उनको लोन देना होता है, लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी होती है, तो उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है समय समय पे पड़ती रहती है। तो इसीलिए वो भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू करते हैं मनी मार्केट में, ताकि वो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब भी यहाँ पर बैंक्स को लोन की जरूरत होती है, तो वो उसके बाद तीन ऑप्शन होते हैं। मेनली बात की जाए, ठीक है, पहला देखो क्या है, आरबीआई, वो आरबीआई से लोन ले सकता है। दूसरा क्या है, वो किसी और बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है, किसी दूसरी अदर बैंक जैसे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक से पैसा ले सकता है। तीसरा क्या है, कंपनी, ठीक है। तो इन तीनों के केस में इसको जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है इशू करने पड़ते हैं। पहले हम बात करते हैं, अगर एक बैंक दूसरी बैंक से बोरो करती, यानी कि अगर एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक से बोरोविंग करनी पड़ती है, तो उसको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इशू करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट देखो क्या है, कॉल मनी, ठीक है। अगर कोई बैंक, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई बैंक, ठीक है, वो किसी दूसरी बैंक से बोरो करना चाहती है और उस बोरोविंग की जो टेन्योर है वो एक दिन है, मतलब कि सिर्फ एक दिन के लिए पैसा ये बोरो करनी चाहती है, तो उसके लिए इशू करना पड़ेगा इसको कॉल मनी, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर बैंक किसी दूसरी बैंक से सिर्फ एक दिन के लिए, ठीक है, एक दिन के लिए पैसा उधार लेती है, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉल मनी। नेक्स्ट देखो क्या है, नोटिस मनी, ठीक है। अब नोटिस मनी क्या है, अब देखो बैंक्स को जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो एक दिन से ज्यादा के लिए भी तो हो सकती है। चलो एक दिन के लिए अगर पैसा चाहिए बैंक को तो कॉल मनी काम चल जाएगा। अगर एक दिन के ज्यादा के लिए चाहिए तब उस केस में इशू किया जाएगा नोटिस मनी। पर इसकी भी एक कंडीशन है कि एक दिन से ज्यादा पर 14 दिन तक, यानी कि अगर किसी बैंक को दूसरी बैंक से लोन लेना है और उसका जो टेन्योर है सिर्फ 14 डेज है, उसको 14 दिन के लिए ही फंड्स बोरो करने हैं, तो उस केस में उसे इशू करना पड़ेगा यहाँ पर नोटिस मनी। तो ये आपने ध्यान रखना है, इनके ऊपर एमसीक्यू बनने ही बनने हैं, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो नोटिस मनी कब होगा, जब 2 दिन, मतलब एक दिन से ज्यादा और 14 दिन तक अगर लोन चाहिए, बोरो करना है दूसरी बैंक से, तो उस केस में नोटिस मनी इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या, टर्म मनी। अगर अब 14 दिन से ज्यादा के लिए चाहिए, ठीक है, अगर 14 दिन से ज्यादा के लिए चाहिए तो उस केस में इशू करना पड़ेगा यहाँ पर टर्म मनी। पर एक कंडीशन है कि 1 साल से कम, क्योंकि मनी मार्केट में सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है। तो यानी कि अगर कोई यहाँ पर बैंक है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक है, वो दूसरी बैंक से लोन लेना चाहती है, उसका जो टेन्योर है वो 14 दिन से ज्यादा और 1 ईयर से कम है, तो उस केस में उसे जो है टर्म मनी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट इशू करना पड़ेगा। क्या आंसर, टर्म मनी। क्लियर है आपको, क्लियर है। और एक चीज यहाँ पर और बता दूं आपको, 1 साल का मतलब, यहाँ पर 1 साल का मतलब जनरली हम 365 डेज लेते हैं, पर जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो वो हमारा होता है 364 डेज। कितना, 364 डेज। यानी कि बैंक 14 दिन से ज्यादा पर 364 दिन से कम या फिर 364 दिन के इक्वल अगर लोन लेती है तो वो हमारा कहलाता है यहाँ पर टर्म मनी। क्लियर है। ये तो बात हो गई अगर बैंक दूसरी बैंक से लोन लेती है, तो उस केस में इसके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने टाइम के लिए उसको पैसा चाहिए, उसके हिसाब से वो लोन रेज कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, रेपो। अब ये रेपो क्या है, जब भी कोई बैंक यहाँ पर आरबीआई से लोन लेती है, किससे लेती है, आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है, अपनी सिक्योरिटीज को इशू करके, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रेपो।
क्या कहते हैं इसको, रेपो। क्योंकि बैंक के पास, आप लोगों को पता है कि बैंकों को जब कहीं से लोन नहीं मिलता ना तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। जो आरबीआई वो बैंकों का बैंक होता है, ठीक है। तो बैंक के पास ऑप्शन है कि वो आरबीआई से लोन ले ले, ठीक है। अब बैंक क्या करता है, आरबीआई से लोन लेने के लिए अपनी कुछ सिक्योरिटीज जो है उसे सेल कर देता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर, रेपो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब हमने बात कर ली, अगर बैंक को बैंक से लोन चाहिए तो नोटिस मनी, कॉल मनी, अगर आरबीआई से चाहिए तो रेपो। उसके बाद अब लास्ट रहेगा हमारा कंपनी, ठीक है। हमने डिस्कस किया था ना कि कंपनी से भी तो लोन ले सकती है, ठीक है। तो अगर कंपनी से लोन चाहिए बैंक को तो उस केस में वो इशू करेगी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर देखो एक बैंक है, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। इसको जो है 100 करोड़ रुपीस की यहाँ पर जरूरत है। तो इसने जो है मार्केट में खबर फैला दी कि हमें जो है 100 करोड़ रुपए की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। तो हमें कोई भी यहाँ पर 100 करोड़ रुपए जो है प्रोवाइड कर दे। यहाँ पर एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड, ठीक है। उसे पता लगा, ठीक है, उसे पता लगा कि बैंक यहाँ पर 100 करोड़ रुपए उधार ले रही है, उस पर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है वो हमें यहाँ पर पे करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर XYZ लिमिटेड आया, वो कहता है ठीक है भाई, आपको 100 करोड़ रुपीस चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार, ठीक है। पर हमें ना रिटर्न में चाहिए, यानी कि हमें रिटर्न में आप लिख के दो कि आपने हमसे जो है 100 करोड़ रुपए जो है उधार लिए हैं और इसके ऊपर आप मुझे इतना इंटरेस्ट रेट पे करोगे और इतने टाइम बाद आप मुझे पैसा वापस कर दोगे। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैंने आपको 100 करोड़ रुपीस दे दिए और जब टाइम आया तो आपने मना कर दिया कि मैंने तो आपसे पैसे लिए ही नहीं। तो इस केस में जो XYZ लिमिटेड है वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है HDFC बैंक में, पर इसने एक कंडीशन रखी है कि ये सब चीजें उसे रिटर्न में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो HDFC बैंक ने क्या किया, सारी डिटेल्स कि 100 करोड़ रुपीस लिया, इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इतने टाइम बाद वापस करना है, सारी डिटेल्स लिख के साइन करके इसको दे दिया XYZ लिमिटेड को, ठीक है। तो XYZ लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपए किसे दे दिया, यहाँ पर HDFC को, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारी ये जो सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है वो किसे मिल गया, यहाँ पर XYZ लिमिटेड को, जिसके पास एक प्रूफ है कि HDFC बैंक ने उससे जो है 100 करोड़ रुपीस यहाँ पर लिए। अब ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये छोटा सा, इसे हम क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यानी कि जब भी कोई बैंक जो है किसी कंपनी से लोन लेती है, ठीक है, और उससे जो पैसा लेती है तो उसके अगेंस्ट वो एक सर्टिफिकेट जो है इशू करती है, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो बता रहा होता है कि बैंक ने सामने वाली कंपनी से इतना पैसा जो लिया है। जैसे हम अगर नॉर्मली बात करें, जब हम एफडी कराते हैं तो हमें भी तो डॉक्यूमेंट्स मिलता है ना, उस डॉक्यूमेंट से क्या पता लगता है कि हमने बैंक को इतने पैसे जो है इतने टाइम पीरियड के लिए जमा करवाए हैं और बैंक उस पर हमें इतना इंटरेस्ट रेट पे करेगा और इतने टाइम बाद सारा पैसा हमें दे देगा, ये सारी डिटेल्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा फिक्स डिपॉजिट। ऐसे ही हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर बात है, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो हमारा नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अब नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पर समझा दूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, मतलब एक पर्सन जो है उसको दूसरे पर्सन को आराम से ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पर देखो एक पर्सन था ए, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन, मान लो कंपनी थी, कंपनी यहाँ पर क्या थी, ए, क्या थी, यहाँ पर कंपनी ए थी। उसने क्या किया, बैंक से जो है सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो है खरीद लिया, ठीक है। अब इसने खरीद लिया, इसने पैसा पे कर दिया, मान लो 100 करोड़ रुपए, पर इसे अब पैसे की जरूरत है, इसे क्या है, अब पैसे की जरूरत हो गई। तो इसने क्या, अब ये क्या करेगा ना, सर्टिफिकेट डिपॉजिट को एक बी कंपनी उसको दे देगा, क्या कर देगा, यहाँ पर कंपनी बी को दे देगा, जिससे उसे जो है यहाँ पर पैसे मिल जाएंगे। ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट मान लो इसने जो है 90 करोड़ में दे दिया, ठीक है, सस्ता दे दिया, 90 करोड़ में दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है इसने इजिली जो है यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम इजिली यहाँ पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसको इशू कौन कौन कर सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले देखो जितनी भी कमर्शियल बैंक्स है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है वो इसको यहाँ पर इशू कर सकते हैं, पर कंडीशन यहाँ पर लिखी होनी है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। आप लोगों को पता है ना, बैंक हमारे दो तरह के, एक शेड्यूल जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होती है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही इशू कर सकती है। इसके साथ जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स है, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या फिर जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकती है। पर जब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है तो इसमें कुछ स्पेसिफिक, जिसको आरबीआई ने यहाँ पर परमिट किया है, उसी को यहाँ वही जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकती है। अदरवाइज जितने भी सारे हमारे शेड्यूल बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सीआर इशूड एट डिस्काउंट प्राइस एंड रिडीम्ड एट पार वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप लोगों को पता है जब भी यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट इशू किया जाता है ना, ठीक है, तो उसकी सर्टिफिकेट में एक वैल्यू लिखी होती है,
जैसे मान लो यहाँ पर सर्टिफिकेट का वैल्यू कितना लिखा है 100 करोड़, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये जो सर्टिफिकेट है ना वो 100 करोड़ रुपीज का है। ये क्या है हमारा इसका फेस वैल्यू, क्या है इसका फेस वैल्यू। अगर किसी पर्सन को ये सर्टिफिकेट और डिपॉजिट खरीदना है, वैसे इतनी बड़ी अमाउंट का नहीं होता है, सिर्फ एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी इसको खरीदना है तो उसको यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज जो है पे करने पड़ेंगे। कितने पे करने पड़ेंगे यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी बॉन्ड, ठीक है, अगर हम बॉन्ड की बात करें, किसी भी सर्टिफिकेट और डिपॉजिट के ऊपर जो उसका प्राइस लिखा होता है, जैसे एमआरपी लिखा होता है ना, कपड़ों पे एमआरपी लिखा होता है, ठीक है, वही उसकी क्या होती है यहाँ पर फेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सीडी है हमारे यूजली डिस्काउंट प्राइस पे इशू किया जाता है। अब डिस्काउंट का मतलब कि जितना उसका एक्चुअल प्राइस है उससे कम पैसे पे जो है वो बेचा जाता है, यानी कि इशू किया जाता है। जैसे होता है ना 20% ऑफ, 30% ऑफ, ठीक है, कपड़ों पे होता है ना एमआरपी हमें उतना पैसा लेस करके पे करना पड़ता है। ऐसे ही जो हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट और डिपॉजिट होते हैं वो जनरली जो है डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कितने का है, 100 करोड़ रुपए का है, पर यहाँ पर जो हमारी बैंक है उसने कहा कि हम आपको ये जो है यहाँ पर 90 करोड़, कितने का बेचेंगे, यहाँ पर 90 करोड़ रुपए का यहाँ पर आपको दे देंगे, ठीक है। और जब हम इसको वापस लेंगे, अब देखो लोन लिया है, इसको वापस भी तो करना है, ठीक है। अभी जो कंपनी है उसने 90 करोड़ रुपीस में इसको खरीद लिया है ना, 90 करोड़ में खरीदा, इसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 करोड़ रुपीस। अब जो बैंक है ना उसको पैसे आए 90 करोड़ रुपीस, पर ये जो पैसा वापस करेगी, लोन लिया है वापस भी करना है, तो वो पूरे के पूरे यहाँ पर क्या करेगी 100 करोड़ रुपीस ही करेगी। तो आप देख सकते हो कि ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को खरीदने का जो बेनिफिट हुआ कंपनी को वो कितना हुआ यहाँ पर 10 करोड़ रुपीस का। अभी जो 10 करोड़ रुपीस है वही इसका इंटरेस्ट है। जब भी आप कोई लोन देते हो किसी दूसरे पार्टी को तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हो कि नहीं, है ना। तो ये सर्टिफिकेट और डिपॉजिट पे भी ये जो 10 करोड़ रुपए का आपको बेनिफिट होगा यही क्या कहलाता है हमारा यहाँ पर डिस्काउंट, ठीक है। तो यूजली जो हमारे सर्टिफिकेट और डिपॉजिट होते हैं वो हमारे डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं और रिडीम किए जाते हैं एट पार वैल्यू। रिडीम का मतलब जब वापस किए जाते हैं तो उसकी जो फेस वैल्यू है उस पर वापस किया जाता है, जिससे हमारा जो इन्वेस्टर है उसको यहाँ पर फायदा होता है। क्लियर है आपको। अब इनका जो टेन्योर होता है वो जनरली यहाँ पर हमारा मिनिमम 7 डेज का होता है और एक मैक्सिमम कितना होता है 1 ईयर का होता है, यानी कि इस रेंज में ही जो है टेन्योर होता है, कम से कम 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, इसके बीच में जितना मर्जी यहाँ पर जो है इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो हमारा इशूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमने देख लिया कि बैंक्स को पैसा चाहिए तो वो यहाँ पर कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी इशू करके पैसा रेज कर लेगी। पर आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट को भी तो पैसा की जरूरत पड़ती है ना, गवर्नमेंट को भी कई सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं जिसको पूरा करने के लिए उसको शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट भी इंस्ट्रूमेंट इशू करके मनी मार्केट से पैसा इशू कर सकती है। तो जो गवर्नमेंट यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट इशू करती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। जो ट्रेजरी बिल्स है उसको इशू करके जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर मनी मार्केट से जो है पैसा रेज कर सकती है। यहाँ पर क्लियरली मैंने आपको बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ट्रेजरी बिल्स है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कभी भी कंफ्यूज नहीं, अगर ऑप्शन में स्टेट गवर्नमेंट दिख रहे जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली ही ट्रेजरी बिल को इशू करके पैसा रेज कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ट्रेजरी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर इसको इशू करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो हमारे ट्रेजरी बिल्स है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको जितने टाइम के लिए पैसा चाहिए वो उसके हिसाब से जो है ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है। तो मेनली हमारे ट्रेजरी बिल जो है यहाँ पे 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला देखो 91 डे, यानी कि अगर गवर्नमेंट को 91 डे के लिए पैसा चाहिए तो वो जो है 91 डे ट्रेजरी बिल इशू करेगी। ऐसे ही 182 डे के लिए चाहिए तो 182 डे, ठीक है। उसके साथ 364 डे, यानी कि पूरे के पूरे साल के लिए पैसा चाहिए तो 364। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना ट्रेजरी बिल कितने टाइप की होती है हमारी यहाँ पर 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स कैसे डिवाइड की जाती है, ड्यूरेशन के हिसाब से गवर्नमेंट को कितने टाइम के लिए यहाँ पर पैसा चाहिए। नेक्स्ट देखो ट्रेजरी बिल आर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड रिडीम्ड एट पार वैल्यू, तो ये बिल्कुल सेम पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पढ़ा है। तो ये जो ट्रेजरी बिल है उसकी फेस वैल्यू से कम पे इशू किए जाते हैं, ठीक है। और जब इनको रिडीम किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो कभी ना कभी पैसा वापस करेगी, तो वो जो रिडीम करती है उसे वो जो है पार वैल्यू पे यहाँ पर रिडीम करती है, यानी कि 100 का 90 में दिया पर जब पैसे वापस किए तो 100 रुपए पूरे यहाँ पर किए। नेक्स्ट देखो क्या है इशूड बाय कंपनी, ठीक है। अब कंपनीज को भी फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, उनको अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, वर्किंग कैपिटल क्या होती है जो डे टू डे बिजनेस को एक्टिविटीज को करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। तो कंपनीज को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए, तो उसके लिए भी वो अलग अलग यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो इशू करती है, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट देखो क्या है यहाँ पर कमर्शियल पेपर, क्या है हमारे यहाँ पर कमर्शियल पेपर। जब भी कंपनीज को या फर्म्स को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो कमर्शियल पेपर को इशू करेगी। अब ये जो कमर्शियल पेपर है ना वो हमारा बिल्कुल सेम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के जैसा,
बस डिफरेंस क्या है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से इशू कर सकती हैं, पर जो कमर्शियल पेपर है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही इशू कर सकती है। यानी कि अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए, जैसे एग्जांपल में मान लो यहाँ पर XYZ लिमिटेड है, ठीक है, इसको यहाँ पर पैसा चाहिए, तो इसने खबर फैला दी, कि हमें जो है 100 करोड़ रुपीज चाहिए, जिसके ऊपर आप हम जो है आपको 10% का यहाँ पर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहाँ पर एक बैंक थी, यहाँ पर हमारी HDFC बैंक थी, उसे ये बात पता लगी, ठीक है, सो ये बात पता लगी, ठीक है, और उसने कहा चलो ठीक है हम आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर आप मुझे ये रिटर्न में लिख के दो। तो आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो, बिल्कुल सेम चीज है। तो यहाँ पर XYZ लिमिटेड ने क्या किया, यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी कि 100 करोड़ रुपीज लिए हैं, किससे लिए हैं, HDFC बैंक से लिए हैं, इतना इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा, इतने टाइम पीरियड के लिए हैं, और ये सर्टिफिकेट किसको दे देंगे, यहाँ पर हमारे बैंक। क्लियर। और बैंक इसके बदले में क्या देगा, 100 करोड़ रुपीज इसको दे देगा। क्या दे देगा, यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज जो है वो दे देगा। इसी को हम यहाँ पर, अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कमर्शियल पेपर। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पर, कमर्शियल पेपर। तो यहाँ पर देखो, इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1990, 1990 में जो है ये कॉन्सेप्ट लिया गया था, ताकि जो हमारे कंपनीज है उसको और ज्यादा यहाँ पर फंड्स जो है वो मिल पाए अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो डेट आपने यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट देखो, कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कमर्शियल पेपर होता है वो अनसिक्योर्ड होता है। यानी कि देखो, सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड अगर आप कोई यहाँ पर लोन देते हो, ठीक है, जब भी आप कोई लोन देते हो तो एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड होता है। जैसे बैंक, जब भी आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे तो हमेशा आपसे जो है एक सिक्योरिटी डिमांड करता है, ठीक है। तो आपने बैंक से लोन लिया, अपने बदले में अपने घर गिरवी रख दिया, तो बैंक के पास एक सिक्योरिटी आ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिक्योर लोन। इसी के ऑपोजिट, बैंक ने आपको लोन दे दिया, बदले में कोई सिक्योरिटी भी नहीं ली, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अनसिक्योर्ड। जैसे क्रेडिट कार्ड का होता है ना, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही लोगों को देता है, पर उसके बदले में कोई सिक्योरिटी थोड़ी डिमांड करता है, तो वो क्या होगा, हमारा अनसिक्योर्ड हो गया। तो ऐसे ही जो कमर्शियल पेपर है, जो कमर्शियल पेपर यहाँ पर इशू करती है कंपनीज, उससे जो लोन लेती है, ठीक है, बैंक वगैरह से, उसके बदले में वो कोई अपनी एसेट गिरवी नहीं रखती, कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखती, सिर्फ और सिर्फ ये कमर्शियल पेपर उठा के किसको दे देते हैं, हमारे यहाँ पर बैंक को। क्लियर है। अगर फ्यूचर में जाकर डिफॉल्ट होता है तो बैंक का पैसा यहाँ पे डूब जाएगा, उसके पास कोई भी एक फुटी कौड़ी नहीं यहाँ पर है इसको कवर करने के लिए। क्लियर है आपको। तो अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो नॉर्मली 15 दिन से लेकर 1 साल तक होता है, ठीक है। सभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम का ही होता है, ठीक है, बस डिफरेंस होता है हमारा मिनिमम का, ठीक है। तो जनरली ये 15 दिनों के लिए फंड रेज करना तो कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं, ठीक है, और 1 साल से कम के लिए यहाँ पर इशू किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन बिल्कुल यहाँ पर सेम है, इट इज इशूड एट डिस्काउंट प्राइस एंड रिडीम्ड एट पार वैल्यू। इसको हमें डिस्काउंट प्राइस पे इशू करती है कंपनीज, और इसको जब रिडीम करती है तो पार वैल्यू पे रिडीम करती है। तो ये भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट देखो आप क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ इशू ऑफ सीईपी। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, वो अनसिक्योर्ड है, ठीक है। तो इसीलिए सभी कंपनी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो जो है मार्केट में इसको इशू करके जो है पैसा रेज कर सकते हैं। ऐसे तो फिर जो जिस कंपनी की फाइनेंशियल हालत पहले से ही खराब है, ठीक है, जिनके पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पहले ही पैसा नहीं है, वो और अगर पब्लिक से बैंक वगैरह से पैसे ले लेगी तो उस केस में क्या होगा, उसे पब्लिक का पैसा वो डुबा देगी, है ना। तो इसीलिए कुछ एलिजिबल जो कंपनीज होती हैं वही जो है यहाँ पर हमारी कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती हैं। तो इसको इशू करने के लिए कुछ कंडीशंस है वो पूरी करनी पड़ती है। पहले देखो, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, कोई भी यहाँ पर जो कंपनी है वो तभी हमारे सीपी को इशू कर सकती है अगर उसकी जो नेट वर्थ है वो कम से कम 100 करोड़, ठीक है, कम से कम उसकी जो नेटवर्थ हो वो 100 करोड़ हो, तभी वो सीपी को इशू कर सकते हैं, क्योंकि उसका खुद का पैसा, ठीक है, अभी खुद का पैसा लाइबिलिटी वगैरह खत्म करके उसके पास 100 करोड़ है, उसके पास पैसा है, तो उस केस में वो इशू कर सकती है। नेक्स्ट देखो, अगर अगर किसी कंपनी की, किसी कॉर्पोरेशन की 100 करोड़ नहीं है, ठीक है, पर अगर उसे आरबीआई ने परमिट कर दिया, जो हमारी सुपीरियर अथॉरिटी है, ठीक है, मनी कंट्रोल करती है, मनी मार्केट को रेगुलेट करती है, अगर उसने यहाँ पर परमिशन दे दी किसी एंटिटी को कि हाँ तुम कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो, तो वो जो है अगर उसकी नेटवर्क कम भी हुई तो भी वो कमर्शियल पेपर को इशू कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यूनियन है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है, उसकी जो नेटवर्थ है वो कम से कम 100 करोड़ होगी, तो वो भी यहाँ पर जो है इशू कर सकती है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पर पूरा करना जरूरी होता है। क्लियर है आपको? क्लियर है तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए अगर आपको यहां तक क्लियर है। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से बता दीजिए यहां पर।
ओके, तो नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर रेपो। अब रेपो क्या है, तो यहाँ पे देखो इट इज अ रीपर्चेज एग्रीमेंट फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। तो ये एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पर्सन जो है कोई सिक्योरिटीज को बेचता है ताकि वो फंड्स को बोरो कर ले, और साथ के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि ये जो सिक्योरिटीज उसने दूसरे पर्सन को बेची है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस सिक्योरिटीज को वापस से वो खरीद लेगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखो एक पर्सन ए है, यहाँ पर एक पर्सन बी है, ठीक है। तो ए पर्सन को यहाँ पर फंड्स चाहिए थे, ठीक है, बी पर्सन को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ए पर्सन ने यहाँ पर क्या किया, 500 करोड़ की सिक्योरिटी जो है बी पर्सन को यहाँ पर सेल कर दी, क्या कर दी, सेल कर दी, ठीक है। और साथ के साथ जैसे ही अब इसने सेल की, इसके पास पैसा आ गया, इसने यहाँ पर 500 करोड़ रुपए यहाँ पर बोरो कर लिया, और ये सिक्योरिटीज किसके पास चलेगी, बी पर्सन के पास चलेगी, ठीक है, ठीक है। पर ये जब ये सेल कर रहा था ना, ये एग्रीमेंट कर रहा था, तो साथ के साथ इसने एक और एग्रीमेंट कर लिया बी के साथ कि देख भाई मैंने अभी आपको ये सिक्योरिटी सेल किया है, पर एक साल के बाद मैं जो है ये सिक्योरिटीज आपसे वापस खरीद लूंगा, क्या करूंगा, वापस खरीद लूंगा। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रेपो, क्या कहते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए पर्सन यहाँ पर सिक्योरिटीज को बेच रहा है पर साथ के साथ रीपर्चेज का एग्रीमेंट भी कर रहा है कि फ्यूचर में जाके मैं आपसे वो रीपर्चेज करूंगा, वापस से खरीद लूंगा। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो ये हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर, रेपो। तो यहाँ पर देखो इट इज अ रीपर्चेज एग्रीमेंट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स ऑन अ कोलैटरल बेसिस। यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटीज है उनको गिरवी रख के जो है यहाँ पर पैसा उठाया जाता है या फिर इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर रेपो इन्वॉल्व्स सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज द सेम, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि हम सिक्योरिटीज को सेल करते हैं पर साथ के साथ एक एग्रीमेंट भी करते हैं कि उसको हम वापस से जो है यहाँ पर फ्यूचर डेट में रीपर्चेज कर लें। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर मेनली आप देखोगे रेपो में दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक हमारी क्या है यहाँ पर ए जो कि बेच रहा है और दूसरा बी जो कि यहाँ पर खरीद रहा है, ठीक है। तो रेपो की एक और यहाँ पर हमारी टाइप होती है जिसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जिसको हम ट्राई पार्टी रेपो भी कहते हैं। नॉर्मली जो रेपो होता है उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक सेलर और एक बॉर्रोवर, पर एक हमारी उसकी और भी टाइप होती है जिसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। अब ये तीसरा पर्सन कौन है, तो यहाँ पर देखो तीसरा पर्सन वो है जो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएरी की तरह काम कर रहा है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो ए पर्सन है, ठीक है, इसको बोरो करना, ठीक है, इसको बोरो करना है, इसको पता नहीं है कि कौन खरीदेगा, किसी कुछ नहीं पता है। तो एक बी पर्सन आता है, ये कहते हैं कि मुझे एक पर्सन पता है जो कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है ना, और वो जो है आपकी सिक्योरिटी बाय भी कर लेगा, है ना। ऐसे ही इसको सी पर्सन मिला, ठीक है, इसको इसके पास एक सी पर्सन है, वो इसे पता है कि ये खरीद लेगा। तो इसने क्या किया, इन दोनों के बीच में इसने एग्रीमेंट करवा दिया, क्या कर दिया, इसके बीच में एग्रीमेंट करवा दिया, ठीक है। तो ये जो तीसरा पर्सन है ये क्या है, सिर्फ इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम कर रहा है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्री पार्टी रेपो, क्या कहते हैं हम इसको, ट्री पार्टी रेपो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर बिल री डिस्काउंटिंग स्कीम। अब ये बिल री डिस्काउंटिंग स्कीम क्या होती है, तो यहाँ पर देखो जब भी कोई लोग बिजनेस करते हैं, जैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो वो गुड्स और सर्विसेज को बना के मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बिजनेसमैन जो है अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करता है तो वो दो तरीके से सेल करता है, एक क्या होता है कैश बेसिस और एक क्या होता है यहाँ पर हमारा क्रेडिट बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब भी कैश बेसिस पे सामान बेचा जाता है तो साथ के साथ हमें जो है उस पर कैश मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, ठीक है। पर क्रेडिट बेसिस क्या होता है, जब हम किसी को उधार पे सामान बेचे, सामान अभी हमने दे दिया, ठीक है, पर उसका जो पैसा है वो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में मिलेगा, ठीक है। और जब भी आप क्रेडिट पे सामान बेचोगे तो आपको एक खतरा रहता है कि फ्यूचर में जाके हो सकता है जो बायर है वो हमारे पैसे ना दे, वो हमारे पैसे लेके भाग जाए, ठीक है। तो इस केस में जो ट्रेडर होते हैं ना उनके पास एक सिक्योरिटी होती है, वो क्या होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या होती है यहाँ पर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इस केस में जब भी यहाँ पर हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो वो क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये जो सामान उन्होंने बेचा है वो जो है रिटर्न में दूसरे सामने वाले पर्सन से लिखवा लेते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है हमें यहाँ पर पैसा देगा, ठीक है। अब वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक प्रूफ होता है इनके पास कि इस पर्सन से उन्हें जो है इतने पैसे लेने, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे मान लो एक पर्सन है, उसने यहाँ पर 50,000 की गुड्स बेची, कितने की, 50,000 की गुड्स बेची बी को, ठीक है। तो बी ने कहा कि मुझे 3 महीनों के बाद मैं आपको यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, 3 महीनों के बाद पेमेंट कर दूंगा। ए कहता ठीक है, पर ए ने कहा कि मुझे ये रिटर्न में चाहिए, यानी कि मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, ठीक है। ए पर्सन ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें लिखा कि इसने 50,000 रुपए का बी को यहाँ पर जो है सामान बेचा है, जिसको बी ने भरोसा दिया है कि वो 3 महीनों के बाद इसकी जो है पेमेंट कर देगा। कितने महीनों के बाद पेमेंट कर देगा, 3 महीनों के बाद यहाँ पर पेमेंट कर देगा, ठीक है। बाद में ये डॉक्यूमेंट भेज देता है बी को, ठीक है, और बी जो है इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसके ऊपर साइन कर देता है,
ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना जिसके ऊपर बी ने साइन कर दिया, ये एक प्रूफ बन जाता है ए पर्सन के पास जिसने गुड्स बेची थी कि बी पर्सन से जो है इसने इतने पैसे लेने, और फ्यूचर में जाकर अगर ये डिफॉल्ट करता है तो इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से ये जो है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिल्स या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है तो उसकी जो पेमेंट होती है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होनी होती है। जैसे कि ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, उसकी जो पेमेंट होनी है 3 मंथ्स के बाद करनी है, ठीक है। पर आप लोगों को पता है कि जो बिजनेसमैन है उनको जल्दी से जल्दी पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। उनको अपने डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए पैसे की यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर किसी केस में किसी बिजनेसमैन को पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है और उसको पैसा जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मिलना है, उसके पास कोई बिल यहाँ पर पड़ा है, तो उस केस में ना उसके पास एक ऑप्शन होती है कि वो बैंक में जाकर, ठीक है, बैंक में जाकर किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर इसको डिस्काउंट करवा सकता है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये पर्सन बैंक के पास आता है तो बैंक क्या करेगा, ये जो 3 महीनों के बाद यहाँ पर पेमेंट मिलनी होगी, इस 3 महीनों की जो टोटल पेमेंट मिलनी होगी उसमें से अपने चार्जेस, ठीक है, जो 3 महीनों तक वो वेट करेगा पैसा मिलने के लिए, वो वेट करेगा, उसके चार्जेस डिडक्ट करके बाकी का जो पैसा है वो एक पर्सन को दे देगा। मान लो 50,000 का बिल था, ठीक है, और बैंक ने 3 महीनों तक जो उसको संभाल के रखा, 3 महीनों तक पैसों के लिए वेट किया, उसका जो चार्जेस बना वो कितना बना यहाँ पर 10,000। तो बैंक क्या करेगा यहाँ पर 10,000 माइनस करके जो 40,000 है वो यहाँ पर किसको पे कर देगा, यहाँ पर ए को पे कर देगा, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिल डिस्काउंटिंग। तो अभी हमने समझा सिर्फ और सिर्फ बिल डिस्काउंटिंग का मीनिंग। अब बिल रीडिस्काउंटिंग क्या होता है, अब देखो मान लो यहाँ पर बैंक ने जो है डिस्काउंट कर दिया, 3 महीनों के बाद इसे यहाँ पर अब 50,000 रुपये मिलेगा, इसने 40,000 रुपये लोन दे दिए एक तरह का, ठीक है, ठीक है, और 3 महीनों के बाद इसे अब पैसा मिलेगा। अब क्या हुआ ना कि बैंक को अभी पैसे की जरूरत पड़ गई, मतलब जैसे ही उसने बिल डिस्काउंट किया उसे अभी जो है पैसों की जरूरत पड़ गई। अब बैंक के पास एक ऑप्शन है, ठीक है, बैंक के पास एक ऑप्शन है कि वो आरबीआई के पास जाकर इस बिल को जिसको उसने डिस्काउंट किया उसको दोबारा से डिस्काउंट करवा। आप लोग को पता है ना कि जो जैसे हमारा बैंक है, बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। तो बैंक क्या किया, इसने जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आरबीआई के पास लेके गया और उसको दोबारा से डिस्काउंट कर लिया, और आरबीआई ने भी अपने चार्जेस वगैरह डिडक्ट करके उसका जो पैसा है उसी टाइम बैंक को यहाँ पर दे दिया। मान लो 40,000 में से जो 5,000 अपने चार्जेस डिडक्ट कर लिए और जो 35,000 रुपीज है वो बैंक को दे दिया। तो इसी को हम यहाँ पर कहते हैं बिल रीडिस्काउंटेड। जब हम किसी डिस्काउंटेड बिल को दोबारा से जो है यहाँ पर आरबीआई या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके दोबारा से डिस्काउंट करवा लेते हैं, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम। तो इससे भी जो है फंड्स यहाँ पर रेज किया जाता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ ट्रेड्स आर कंडक्टेड। अभी तक हमने डिटेल में समझ लिया कि मनी मार्केट क्या है, उसमें कैसे काम होता है, ठीक है। हमने देखा कि मेनली हमारी जो पार्टीज हैं, जो हमारी बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, जो कंपनीज है, वो पार्टिसिपेट करती हैं और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करके पैसा यहाँ पर रेज करते हैं। अब ये काम कैसे किया जाता है, कैसे ट्रेड कंडक्ट किया जाता है, कैसे ये सेल किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो जितने भी मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं वो NDS कॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर होते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है, मनी मार्केट में जितना भी यहाँ पे ट्रेड होता है वो सारा हमारा NDS कॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। इसके अंडर जितने भी ट्रांजेक्शन होती है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम पे होता है। सारे काम हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। अगर आपको पैसा भेजना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज सकते हो, यानी कि पैसा दे सकते हो। आपको पैसा रेज करना है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस सिस्टम को सेटअप किसने किया था, हमारा आरबीआई ने, और इसी को यूज किया जाता है मॉनेटरी मार्केट के जो काम है उसको यहाँ पर कंडक्ट करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो आज का यहाँ पर कवर होता है। अगर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि हम अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉल मनी। इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कॉल मनी। तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या है, कॉल मनी इज इशूड बाय कंपनी। कॉल मनी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कंपनी जो है वो इशू करती है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्योंकि कॉल मनी को कौन इशू करता है, बैंक। कब इशू करता है, जब उसे दूसरी बैंक से एक दिन के लिए लोन चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, कॉल मनी इशूड फॉर 14 डेज। तो इसका जवाब मैंने अभी आपको दे दिया कि ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि कॉल मनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए इशू की जाती है। नेक्स्ट देखो, द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द कॉल मनी इज नोन एज कॉल रेट, ठीक है।
आप लोगों को पता है कॉल मनी में एक बैंक दूसरी बैंक से बोरो करता है, अब दूसरा बैंक फ्री में थोड़ी लोन देगा, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट भी तो चार्ज करेगा ना, ठीक है। तो कॉल मनी पे जो भी इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है उसे हम कॉल रेट यहाँ पर कहते हैं, जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर पे किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर ट्रू है, तो इसलिए ऑप्शन सी द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द कॉल मनी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, borrowing lending of funds for a period exceeding 14 days up to 1 year by banks is known as, अगर कोई बैंक यहाँ पर 14 दिन से, ठीक है, ज्यादा के लिए बोरोइंग करती है, ठीक है, किसी दूसरी बैंक से, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लो दूसरी बैंक से, ठीक है, तो उस केस में उसे क्या यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट इशू करना पड़ता है, क्या वो कॉल मनी है, क्या वो नोटिस मनी है, या फिर टर्म मनी है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इशू किया जाएगा बैंक के द्वारा, क्या वो कॉल मनी है, नोटिस मनी है, टर्म मनी है, या फिर कोई भी नहीं। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा यहाँ पर क्या है, टर्म मनी। क्या है हमारा यहाँ पर, टर्म मनी। कॉल मनी इशू किया जाता है एक दिन के लिए, नोटिस मनी एक दिन से ज्यादा यानी 2 से लेके 14 दिन तक, उसके बाद जो हमारे इशू किए जाते हैं वो टर्म मनी होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इशू करती है, क्या वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, क्या वो कमर्शियल पेपर है, या फिर ट्रेजरी बिल है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रेड गवर्नमेंट जो है इशू करती है फंड रेज करने के लिए। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कितना। तो आंसर देखो हमारा क्या है, ट्रेजरी बिल। क्या है हमारा यहाँ पर, ट्रेजरी बिल। जब भी और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको इशू कर सकती है, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, बैंक, ठीक है। जो हमारा कमर्शियल पेपर है वो कौन इशू करता है, हमारी यहाँ पर कंपनी, जो हमारी यहाँ पर कंपनीज होती है वो इसको इशू यहाँ पर करती है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल, ठीक है, इसमें से कौन सी हमारी जो है वो ट्रेजरी बिल की टाइप नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था ना, जो हमारी ट्रेजरी बिल्स होती है वो मेनली हमारी 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो वो जो 3 टाइप्स वो ड्यूरेशन के हिसाब से होता था, तो आपने बताना है कि उनमें से कौन सा हमारी जो है वो ट्रेजरी बिल की टाइप नहीं है। क्या वो 91 डे है, क्या वो 182 डे है, या फिर 364 डे है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सी ऐसी टाइप है जो कि ट्रेजरी बिल की नहीं है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो आंसर देखो हमारा क्या है, 200 डे। क्या है हमारे यहाँ पर, 200 डे। ये हमारी कोई भी ट्रेजरी बिल की टाइप नहीं होती है, बाकी 3 हमारे ट्रेजरी बिल की टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर, कमर्शियल पेपर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कमर्शियल पेपर को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमारी कंपनीज है उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड जो है वो मिल पाए, ये ऑब्जेक्टिव था हमारे कमर्शियल पेपर को इशू करने का। कब इशू किया गया था वो आपने यहाँ पर बताना है, क्या वो 1980 था, या 1990 था, या फिर 2000 था, या 2001 था। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा क्या है, 1990, 1990 में जो है कमर्शियल पेपर को इशू किया गया था। क्लियर है आपको। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मनी मार्केट से रिलेटेड थे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।